का नमस्कार। आरोग्य विचार के 11th एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम आरोग्य विचार आप सबकी जागरूकता के लिए ही बनाया गया है और आज हम लोगों ने चर्चा का विषय लिया है पाइल्स और फिस्टुला। तो ये सारे एनोरेक्टल डिजीजेस हैं। हमारे शल्य डिपार्टमेंट में ये सारे डिजीजेस की चिकित्सा की जाती है। तो आज हमारे बीच जो चर्चा के लिए आए हैं वो है शल्य डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर राम नरेश सिंह जी। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं आज सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आज हम लोग सर से जानेंगे कि ये पाइल्स फिस्टुला ये सब क्या होता है, कैसे होता है। तो आइए सर से पूछते हैं कि सर ये पाइल्स क्या होता है। पाइल्स जो हमारे रेक्टल्स वेन्स है उसमें प्रोट्रूजन होता है, जिससे क्या होता है कि वेन्स जो होता है वो गोस्तन के आकार से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जो प्राइमरी स्टेज में रहता है तो वो हमको दिखता नहीं है, सेकेंडरी स्टेज में वो आता है लेकिन टोटली बाहर नहीं आता है, ऑटोमेटिक वो चला जाता है। जब टर्शियरी स्टेज होता है तो उसमें क्या होता है कि वो उसका मांस बाहर आता है और जल्दी से जाता नहीं है, हमको प्रेस करना पड़ता है तब अंदर जाता है। और फोर्थ स्टेज में जो होता है, जिसको ग्रेड हम फोर्थ बोलते हैं, उसमें जो उसका मांस आता है, जिसको मस्सा भी हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो उसको हम वो बाहर आ जाता है। फिर से हम प्रेस भी करते हैं तभी वो अंदर नहीं जाता है। तो ये जो होता है हमारा, ये पाइल्स बोलते हैं या इसको अर्श बोलते हैं या हम लोग उसको हेमराइड भी बोलते हैं। जी सर, तो ये अर्श आप लोगों ने सुना होगा या फिर आपके गुदमार्ग से कोई मस्सा जैसा बाहर आ रहा है तो इस चीज को हम लोग पाइल्स बोलते हैं। और एक टर्म है फिस्टुला। फिस्टुला या फिर भगंदर भी इसको बोला जाता है। तो आइए सर से जानते हैं कि ये भगंदर क्या होता है। जी सर। भगंदर मैडम ऐसा है कि जिसको हम भग प्लस अंदर, भगंदर जो भग के अंदर जो कैविटी बनती है, ट्रैक बनता है या घाव हम बोल सकते हैं, उसको हम भगंदर बोलते हैं। भग मतलब कि गुदा। हमारे आयुर्वेद में जो भग का मीनिंग बताया गया है, गुदा बताया गया है। और गुदा से रिलेटेड जो पेरी एनल स्पेस होता है वहाँ पे कोई एक्सटर्नल वुंड बनता है, पहले छोटा सा घाव बनता है और उसे लोकल लोगों को समझ में नहीं आता है। नहीं आने से क्या करते हैं लोग, कुछ लोग जो होते हैं उसमें इंसिजन वगैरह लगा देते हैं, आईएनडी करने की कोशिश करते हैं। करने के बाद से भी उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो एक ट्रैक बना लेता है और ट्रैक बना करके एनल रीजन में वो एनल रीजन से पस का डिस्चार्ज होने लगता है, ब्लीडिंग वगैरह होने लगता है। तब वो हम लोग के पास आते हैं तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं, चिकित्सा करते हैं उसका। बिल्कुल सर, ये तो कंफ्यूजन हमारी पब्लिक में है कि ये अर्श और भगंदर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर ने जैसा बताया कि अर्श कोई मस्सा हो, कोई मांस जैसा निकल रहा हो तो हम उसको अर्श बोलते हैं। और अगर कोई ट्रैक्ट आपका बन रहा है, कोई घाव बन रहा है, वो अंदर से पस डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें पस भी डिस्चार्ज होता है ना, तो उसको हम लोग भगंदर बोलते हैं। तो सर ये जो अर्श है या फिर ये भगंदर है, ये क्यों हो जाता है? अर्श भगंदर का जो मामूली से कारण हम बताएंगे तो हम लोग का जो आयुर्वेद में बताया गया है कि निदान उसका क्या होना चाहिए, क्या है अर्श भगंदर का कारण, क्या है, निदान क्या है। तो उसमें हमारा सबसे पहले हमारी खान पान जो है, हमारी खान पान अच्छा नहीं है, मतलब कि हमारी डेली का जो रूटीन है और ये दिनचर्या जिसको बोलेंगे डेली रूटीन, और उसके बाद से हमारी आहार और विहार। तो इसमें मेन पॉजिटिव फैक्टर है हम लोग का आहार। हम बात करेंगे आहार विधि, आहार क्या है। तो विशेष प्रकार के आहार है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो लोग खाना खा रहे हैं तो उसके किसी के फूड में मैडम जो खाना खा रहे हैं उसमें फाइबर कंटेनिंग फूड किसी का नहीं है, जबकि फाइबर कंटेनिंग आहार जो है बहुत जरूरी होता है। और जितना भी स्पाइसी खाना लोग आज खा रहे हैं, मैदा से बना हुआ प्रोडक्ट जो खा रहे हैं, बच्चे जो हैं, पहले छोटे बच्चों को 10 साल 15 साल के बच्चों को पाइल्स का कभी देखने के लिए नहीं मिलता था, पाइल्स फिस्टुला कभी देखने के लिए 25 साल तक इवन नहीं मिलता था। लेकिन आज के जो बदलती परिस्थिति हम बोलेंगे या कल्चर बोलेंगे या प्रेजेंट एरा जो है, इस समय की जो एरा है, लोगों को जो है खाने का एक तो प्रॉपर टाइम पे आहार नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उसको जॉब पे जाना है, कहीं किसी को कुछ जगह जाना है, तो प्रॉपर टाइम पर ना खाने का टाइम है और न भी
बिहार मतलब प्रॉपर टाइम पर आपको स्लीपिंग, प्रॉपर वे में स्लीपिंग 5 से 6 घंटा 8 घंटा अगर आप स्लीप नहीं कर रहे हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो क्या होगा, अनडाइजेशन होगा। और अनडाइजेशन होने से क्या होगा कि आपका आम बनेगा। और जब भी आपका आम बनता है, आम बनेगा तो आपको डाइजेशन अच्छा से नहीं होगा, और डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो आपको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। और कॉन्स्टिपेशन जिसको होगा उसको पाइल्स फिस्टुला होना ही है, एकदम होना है। तो सुना आप लोगों ने, आहार की विधि जानना बहुत जरूरी है। क्या आहार आपको लेना है और कैसे लेना है, क्योंकि इसमें कोई भी गड़बड़ आप कर रहे हो तो आपको पाइल्स और फिस्टुला हो सकता है। और सर हमने एक बात ये भी सुनी है कि सिडेंटरी लाइफस्टाइल जो जॉब्स में है, 8-10 घंटे कंटिन्यूअसली बैठे रहते हैं दिन भर में, उनको भी ये शिकायत होने लगती है, पाइल्स की मस्से निकलने लगते हैं। तो सर ये क्यों होता है और क्या करना चाहिए हमें इसमें? देखिए मैडम, उसमें अगर कोई भी बैठ रहा है 5 घंटा 6 घंटा कंटिन्यू बैठ रहा है, तो अगर बैठ रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होने का 100% चांस है। तो उसमें क्या करता है कि अगर वो ड्यूटी कर रहा है, बैठने की सिटिंग वाला है, तो उसमें बीच बीच में 1 घंटा 2 घंटे पे थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए। 2 मिनट वॉक कर ले 4 मिनट वॉक कर ले, फिर से अपना ड्यूटी बैठे। और जो उसका सिटिंग पोजीशन है वो अच्छा पोजीशन में होना चाहिए। जो अगर लॉन्ग टाइम पे बैठ रहा है, लॉन्ग समय तक बैठ रहा है, तो उसको बैठने के लिए थोड़ा गद्देदार स्पेस चेयर होना चाहिए जिसपे वो बैठे और उस पे हमारा बेंच जो है प्रोट्रूजन ना हो। बिल्कुल सर, तो बैठने में भी आपको सपोर्ट चाहिए, आपकी चेयर वैसी होनी चाहिए ताकि आपके वेन्स उसमें प्रोट्रूजन ना हो और कोई भी मस्सा बाहर ना निकले। तो खाने का तो ध्यान आपको रखना है, ऊपर से आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने हैं। अगर किसी को सेडेंटरी जॉब है तो बीच बीच में आप उठ के एक चक्कर लगाइए, है ना, तो सर्कुलेशन बना रहेगा। बहुत ही अच्छी बात सर ने बताई है। लेकिन सर एक चीज है, हमारे जनता में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अर्श किसको बोले और भगंदर किसको बोले। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स बता दीजिए कि जिसके उससे वो जान पाए कि हमें अर्श हो रहा है या फिर, क्योंकि इंटरनल जैसे पाइल्स मास तो बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। तो कुछ सिम्टम्स आप हमारी जनता को बता दीजिए। उसमें क्या होता है कि जो अर्श है, या जिसको हम पाइल्स बोलते हैं या जिसको हेमोराइड बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अर्श में इंटरनल मास होता है। एनुअल रीजन में इंटरनल मास जो निकलता है, जो गांठे बोलते हैं, देहात में भी बोलते हैं कि लेटरिन कर रहे हैं तो गांठ आ रहा है, और उसमें गांठ से ब्लीडिंग हो रहा है, या लेटरिन करने से पहले ब्लीडिंग हो जाता है, कभी लेटरिन करने के बाद ब्लीडिंग होता है, या लेटरिन करते हैं तो ब्लीडिंग होता है। तो अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें 2 कंडीशन हो सकता है। एक जो हम फिशर भी बोल सकते हैं, फिशर परिकृति का। उसमें क्या होता है कि फिशर में जो है वो टीयरिंग हो जाता है। जैसे टीयरिंग का कंडीशन रहता है तो उसमें वहां से भी ब्लीडिंग आने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। अगर हम मरीज अगर कैसे स्टूल पास कर रहा है, स्टूल पास करने के समय में जो वहाँ के जो स्किन होता है वो टीयर होने लगता है, और टीयर होने से क्या होता है कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन में पेशेंट समझ नहीं पाता है कि हमको पाइल्स है या हमको फिशर है। तो पाइल्स में क्या होता है कि मांस रहेगा और उसको प्रिकिंग टाइप का पेन रहेगा। जो पेन रहेगा प्रिकिंग टाइप का रहेगा, और मांस से ही ब्लीडिंग आने का चांस रहेगा, और वो मांस का साइज बढ़ता रहेगा। जबकि फिशर में क्या होता है, फिस्टुला में, जो फिस्टुला है उसमें क्या होता है कि एक अलग से ट्रैक बनाता है, और उस ट्रैक से पस निकलता है। पस निकलेगा, लेटरिन करेगा तभी पस निकलेगा, और जो ट्रैक बाहर से एक्सटर्नल ट्रैक बना हुआ है वहां से भी पस निकलेगा। तो इससे अच्छा से वो समझ सकता है कि पाइल्स क्या है, फिस्टुला क्या है। बिल्कुल सर, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, आप लैट्रिन करने जा रहे हैं, लैट्रिन के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये पाइल्स के लक्षण हैं। और अगर पस डिस्चार्ज आ रहा है, मवाद आ रहा है आपके स्टूल के साथ, लैट्रिन के साथ, तो ये फिस्टुला के लक्षण होते हैं। और जैसा कि एक और टर्म यहाँ पे सर ने बताया कि फिशर में कोई मांस नहीं होता है, बस हमारा जो मलद्वार है, मलद्वार का स्किन थोड़ा सा टीयर हो जाता है, फट जाता है, तो वहां से भी ब्लीडिंग आती है। लेकिन उसमें सर पाइल्स जैसी ब्लीडिंग तो नहीं होती है, हल्की रहती है। पाइल्स जैसी ब्लीडिंग नहीं होती है, बट पेन रहेगा, उसमें पेन ज्यादा रहता है, और उसमें एनल स्ट्रक्चर भी रहता है, फिशर में ज्यादा रहेगा। और उसमें क्या होता है कि उसका मेन काजेटिव फैक्टर होता है, जैसे लेडीज लोगों में ज्यादा होता है। कौन सी लेडीज रहती हैं जो बच्चे को जन्म देने वाली हैं, उसमें क्या रहता है थोड़ा सा प्रेशर रहता है। 8 मंथ 9 मंथ का जो बेबी रहता है तो उसमें टीयर होने का, फिशर होने का ज्यादा चांसेस रहता है। बिल्कुल, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी सर बता रहे हैं कि
पाइल्स और फिशर ये हो सकता है, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होता है जब बच्चा गर्भ में होता है। तो सर ये हमारे जनता को ये जानना है कि क्योंकि ये बहुत कॉमन है आजकल, तो बच्चों में भी ये देखने को मिल रहे हैं ये डिजीजेस, तो हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? हाँ, इसको बचाव की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो है आहार विहार, मतलब कि जो हम खाना खा रहे हैं उस पर हमको कंट्रोल करना है। मैक्सिमम फाइबर कंटेनिंग खाना खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, और जितना भी मसाले हैं उसको अवॉइड करना है, तेल को अवॉइड करना है। तो अगर हम अच्छा से आहार लेते हैं, फाइबर कंटेनिंग फूड लेते हैं, सलाद लेते हैं, सलाद को ज़्यादा यूज करना है। और खाना खाने में कैसे खाना है, कुछ लोग हैं कि सुबह में थोड़ा कम खाएंगे, दोपहर में उससे ज़्यादा ले लेंगे, और नाइट को सोचते हैं कि हमको सोना है तो 1-8 किलो खा करके सो जाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जबकि हमको खाने का जो शेड्यूल है उसमें ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हमको हैवी करना चाहिए, ब्रेकफास्ट के हाफ जो होता है हमको लंच करना चाहिए, और लंच के हाफ जो होता है हमको डिनर करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में हमको खाना खा करके ही सोना है। और मॉर्निंग टाइम में क्या है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट अगर थोड़ा हेवी लेते हैं तो दिन भर हमको वर्क करना होता है, तो उसमें डाइजेस्ट हो जाता है इजी वे में। अगर डाइजेशन अच्छा से नहीं होगा, आहार जो हमारा ठीक नहीं रहेगा, तो हमारा ये पाइल्स फिशर ये सब होता रहेगा। तो इसलिए जो भी हम खाना खाते हैं तो फाइबर कंटेनिंग फूड के साथ साथ सलाद जो है और ग्रीन वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। हम बात करेंगे विहार का, जो हम कैसे बैठेंगे, कैसे चलेंगे, कितने टाइम तक सोएंगे। हम ड्राइविंग कर रहे हैं, कंटिन्यू ड्राइविंग कर रहे हैं, उसमें भी पाइल्स फिस्टुला का या फिशर का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। तो कुछ भी हम अगर वैसा कर रहे हैं, या हम स्लीपिंग की भी बात करते हैं मैडम, तो कम से कम अगर हम 8 घंटा 10 घंटा 9 घंटा नहीं सोएंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छा से नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन होगा तो हमारा ये सब एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स जो है पाइल्स फिस्टुला फिशर से सब होगा। ये हर एक परिवार में लगभग 3 लोग 4 लोग हैं, उसमें 1 लोगों को एकदम ये है, ऐसा जो है हमारा इंसिडेंस है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो बिहार है, बच्चे हैं, सब लोग हैं, लगभग 9 बजे 10 बजे को आराम से हम लोग खाना खा करके सो जाए, प्रॉपर वे में 7 से 8 घंटा नींद लें, 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे हम जगें, जगने के बाद से प्रॉपर वे में ऑक्सीजन ले, और सब चीज ठीक रहेगा तो हमारा ये सब चांस होने का नहीं रहेगा। ऐसा बिहार जो है अच्छे से करना चाहिए। बिल्कुल सर, नींद में सोना और सुबह जल्दी उठना भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादा देर तक आप सोते रहे तो वो कॉन्स्टिपेशन फिर करा सकता है। इसलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है और अपना बाउल क्लियर करना है, अपना पेट साफ करना है सबसे पहले, उसके बाद आप दूसरा काम शुरू करिए। और सुबह जब हम लोग सर उठते भी हैं तो नॉर्मली हमें नेचुरल अर्ज आ जाता है, हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है स्कूल पास करने के लिए। तो ये चीज थोड़ा सा आपको मेंटेन करना चाहिए। और सर बिहार में एक जो व्यायाम का हम क्या उनको बता सकते हैं कि व्यायाम हल्का फुल्का करना चाहिए कि नहीं? तो उस व्यायाम तो सबको करना चाहिए। व्यायाम जो है एक्सरसाइज है, ये आपका जितना भी आसन जो है हम सभी आसन कर सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, सुबह में क्या है कि अगर हम जगते हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन का शिकायत वैसा लगता है, अगर किस दिन हम सोए अच्छा से प्रॉपर वे में नहीं सो पाए, तो सुबह में गर्म पानी जो है हमको लेना चाहिए, 1-2 गिलास पानी लेना चाहिए। और व्यायाम है, स्टूल पास करने के बाद से अच्छा से मोशन पास हो जाए, उसके बाद से हम बैठ करके डिफरेंट टाइप्स के जो व्यायाम है, आसन है, हम कर सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, तो हमारी जनता ये ध्यान से सुन ले सर जो बता रहे हैं, कल से आप इसको शुरू कर दीजिए। कल सुबह आप जल्दी उठिए, अपना जो भी अर्ज आपका आ रहा है अपना पेट साफ करिए, और उसके बाद आप हल्का फुल्का व्यायाम करिए, थोड़ा सा आसन करिए। इससे क्या होगा, ये पाइल्स फिस्टुला ये सारी प्रॉब्लम्स आपको छू भी नहीं सकती हैं। और बिल्कुल आपको आहार का भी ध्यान रखना है, टाइम पे खाना है और अच्छी चीजें खाना है, फाइबरस फूड खाना है। तो सर इसके बाद हम लोग ये भी थोड़ी सी चर्चा कर लें कि हमारा जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद में ये पाइल्स फिस्टुला इस सब का इलाज के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स बताए गए हैं? हाँ, ये जो पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, इन सब का आयुर्वेद में सबसे बेटर चिकित्सा है, जिसको हम बोले तो आयुर्वेद में इससे आयुर्वेद से अच्छा किसी फील्ड में इसका चिकित्सा नहीं है। आयुर्वेद में हम लोग फिस्टुला है तो फिस्टुला में हम लोग क्षार सूत्र करते हैं। क्षार सूत्र हमारी एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम एक थ्रेड लेते हैं और थ्रेड पे हम औषधि आयुर्वेदिक औषधियों को लेप करते हैं
और लेप करके क्षार बना करके और थ्रेड पे उसको लेप करने के बाद से उसको सूत्र को प्रिपेयर कर देते हैं और उस क्षार सूत्र से जब हम प्रोबिंग करते हैं, प्रोबिंग करने के बाद क्षार सूत्र को इंसर्ट करके हम उसको टाई कर देते हैं और जो धागा रहता है वो धीरे 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 उसको कटिंग शुरू कर देता है और जो ट्रैक होता है वो ट्रैक को काटता भी है और उसको हील करता है। वीकली हम लोग क्या करते हैं कि उसको थ्रेड को चेंज कर देते हैं। अब बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा अगर ब्लड कम भी रहता है, एनीमिक भी पेशेंट रहता है तो हम कर लेते हैं, कार्डियक इशू भी है हल्का फुल्का तो भी हम कर लेते हैं। बहुत ज्यादा इसमें खर्चा भी नहीं होता है, मरीज को ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है और इजी वे में कर लेते हैं। बात करें हम हेमराइड की तो उसमें भी हम क्षार सूत्र अप्लाई करते हैं। क्षार सूत्र से हम हेमराइड को क्या करते हैं कि उसको टाई कर देते हैं, टाई कर देने के बाद से छोड़ देते हैं। लगभग वो विद इन 1 वीक के अंदर वो कट करके बाहर निकल जाता है और हमारा जो एक बार जो हमारे अपने प्रोसीजर से जो हम करते हैं क्षार सूत्र करते हैं तो उससे जो बीमारी एक बार ठीक होता है पाइल से या आपका फिस्टुला है वो दोबारा वहां से नहीं होता है। ये तो सर एकदम मैजिक ट्रीटमेंट की तरह है। इसको क्षार सूत्र की जगह मैजिक सूत्र नाम देना चाहिए सर आयुर्वेद में। एकदम देना चाहिए। तो ये चीज आप लोग समझ लीजिए कि आयुर्वेद में इसका इलाज है और बहुत ही अच्छा और इजी इलाज है। हमें ओपन सर्जरी के लिए नहीं जाना है। एलोपैथ में आप जा रहे हो सर्जरी करा रहे हो तो बहुत दिक्कत होती है, उसमें ओपन सर्जरी करते हैं तो हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। आयुर्वेद में सर जैसे बता रहे हैं 1 ही हफ्ते में पाइल्स का इलाज हो सकता है, फिस्टुला में क्षार सूत्र उसको बांधा जाता है, उसका ड्रेसिंग वगैरह भी किया जाता है। ड्रेसिंग किया जाता है और उसको पेशेंट को थोड़ा सा उसको बोला जाएगा सिट बात करने के लिए हॉट वाटर में, गर्म पानी में आयुर्वेदिक औषधियाँ जो होती है उसको जैसे कंचुअर्कल वात है उसको डाल करके और उसको सिट बात जब कराते हैं तो वुंड की हीलिंग जो बहुत तेज होती है और उससे हमारा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आता है। बिल्कुल सर, तो आप लोगों ने आई थिंक समझ लिया होगा कि आयुर्वेद में इसका इलाज बहुत अच्छे से हो सकता है। आप अपना आहार विहार का ध्यान रखिए और किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत है पाइल्स या फिस्टुला रिलेटेड तो वो हमारे हॉस्पिटल में आ सकता है। श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल फर्रुखाबाद बघार पे बेवर रोड पे ये स्थित है और हमारे सर हैं डॉक्टर राम नरेश सर, ये ओपीडी में बैठते हैं, ओपीडी नंबर 11 है इनकी और वहाँ पे ये सारे केसेस सर देखते हैं। बहुत सारे पेशेंट यहाँ से लाभान्वित होके गए हैं और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आइए धन्यवाद करते हैं सर का, सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। सो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारी जनता को जागरूक कराया, इतना कुछ बताया। और सर हम ये भी चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे कार्यक्रम में आए और हमें और भी नए नए डिजीज, अलग अलग डिजीजेस के जो ट्रीटमेंट्स हैं आयुर्वेद में वो हमें बताएं। जी मैडम, डेफिनेटली। ओके सर, सो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ जो भी हम लोग आपको सलाह देते हैं वो आप मानिए, अपने जीवन में ये आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाइए और स्वस्थ रहिए, है ना। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम लोग खत्म करते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। सो तब तक आप लोगों को मेरा नमस्कार।